सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज की हमारी खास मेहमान हैं रंगमंच, टीवी और फिल्म के कलाकार निशिगंधा वार। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। निशिगंधा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते यूनुस और शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आपका नाम है निशिगंधा, ये किसने रखा और इसका क्या मतलब होता है? निशिगंधा ये नाम तो जाहिर है मेरी माँ ने चुना है। और रजनीगंधा का जो मतलब हिंदी में है वही निशिगंधा का मतलब मराठी में है। अच्छा। इंग्लिश में हम जिसे ट्यूबरोज कहते हैं जिस फूल को, वही इसका मतलब है। हाँ, यानी उस वक्त जब आपकी माँ ने ये नाम रखा था तो उन्होंने यही सोचा होगा कि आगे चलकर आप अपने नाम को सार्थक करेंगी। कुछ नहीं सोचा था। मेरी बड़ी बहन है जिनका नाम है प्राजक्ता, वो इत्तेफाकन एक फूल का नाम है। तो जब मैं पैदा हुई तब माँ चाहती थी कि लड़का हो, लेकिन लड़की हुई थी, तो वो थोड़ी सी नाराज थी मतलब। और अच्छा। वो बहुत फेयर है, जब मैं पैदा हुई तो इतनी फेयर नहीं थी। तो मेरे दादाजी आए थे तो उन्होंने कहा नाराज क्यों हो, इसका नाम हम निशिगंधा रखते हैं। तो माँ ने कहा बहुत अच्छा है। उन्होंने निशा कहा था जिसे माँ ने निशिगंधा कर दिया। बहरहाल माजरा जो कुछ भी रहा हो, अब आप अपने नाम को पूरी तरह सार्थक कर रही हैं और आपके अभिनय की खुशबू दूरदर्शन के जरिए, टीवी के जरिए और फिल्मों के जरिए सारे लोगों तक पहुंच रही है। आप शब्दों से बहुत अच्छा खेलते हैं। अपने बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि आपको देखने से ये लगता है कि बचपन में आप सीधी तो बिल्कुल नहीं थी। आप टेढ़ा क्यों सोचते हैं? मैं बिल्कुल सीधी थी। असल बात बताओ तो ये था, बचपन में घर का माहौल ज्यादा एकेडमिक्स की तरफ झुकता है। मतलब माँ जी मेरी एजुकेशन में डॉक्टरेट की है उन्होंने। अच्छा। पिताजी डेंटल सर्जन हैं, बड़ी बहन सर्जरी कर चुकी है, अभी फिलहाल ऑन्कोलॉजी कर रही है, कैंसर स्पेशलाइजेशन। तो घर का माहौल इतना पढ़ाई की ओर झुका हुआ था कि मैं भी एक सीधी सी स्टूडेंट थी। अच्छा। 2 चोटियां डाल के तेल लगा के स्कूल जाया करती थी, फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, मॉनिटर थी। और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देती थी। इसका मतलब आपने बचपन में कोई शरारत नहीं की? एक शरारत मुझे याद है, मतलब शरारत आप कह सकते हैं या डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। स्टिचिंग में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब सिलाई मुझे बिल्कुल नहीं आती थी या शौक भी नहीं था। तो ये होता था 7वीं तक हमें सिलाई थी, कंपलसरी थी वो क्लासेस। तो मैं नीडल ही लेके नहीं जाती थी और सुई नहीं लेके जाती थी, इसलिए बच्चों को पनिश करते उस लाइन में मुझे भी बाहर खड़ा कर देते थे, नीडल नहीं लाई इसलिए। और माँ आती थी राउंड लेने के लिए, क्योंकि वो सुपरवाइजर थी, वो देखने के लिए आती थी। तो जब भी वो राउंड लेती थी और मैं पनिश्ड बच्चों की कतार में होती थी, तब मैं प्लीज मैं कम इन की पोज लेके खड़ी हो जाती थी दरवाजे के सामने। जैसे ही वो चली जाती थी मैं वापस पनिश किए बच्चों की लाइन में चली जाती थी। मतलब इसे अक्लमंदी कहो, शरारत कहो, जो कहना चाहो। अच्छा निशिगंधा जी, ये बताइए कि जब आप सबसे पहले स्टेज पर आई थी जी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बताना चाहूंगी मैं, बिकॉज शायद मेरे जैसे ही काफी कलाकार होंगे जो इस डर से गुजरते होंगे। मैं 9th में थी, 9वीं में थी तब, जब मैंने पहला प्रोफेशनल प्ले किया था अमोल पालेकर जी के साथ, आधे अधूरे, जिसका अनुवाद मुखौटे था मराठी में, विजय तेंदुलकर जी ने किया था। तो मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मैंने, मेरे दिग्दर्शक अमोल काका खुद थे, उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऑडियंस की आंख में देख के एक भी लाइन बोल पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ये सोच लो कि जैसे तुम्हारे इर्द गिर्द 3 सेटिंग के पर्दे हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने काला पर्दा है। लेकिन मैंने कहा उस काले पर्दे में वो आंखें टिमटिमाती है, उनका क्या करूं? तो बस ईज कम्स विद एक्सपीरियंस, धीरे धीरे। तो
उसके बाद वो जो प्ले था आधे अधूरे का मराठी रूपांतरण, मुखौटे, हाँ जी, तो वो ठीक गया था। हाँ वेल धीरे धीरे तो हो ही गया, मतलब कॉन्फिडेंस करते करते तो आ ही गया। तो उसमें आपने सबसे छोटी लड़की का अभिनय किया था और जो आधे अधूरे था वो समाज के परिवर्तन की एक कहानी है जिसमें परिवार बिखर रहा है और एक असंतुष्टि जन्म ले रही है। तो वो रोल करते हुए आपको कैसा लगा था? मैं तो सीख ही रही थी ना। मैं ना तो सिर्फ अपनी कला अभिनय सीख रही थी, बल्कि जिंदगी का भी मुझे क्या तजुर्बा था। मैं सिर्फ 9वीं कक्षा में थी। नाटक तो मैं कर ही रही थी, प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन कर चुकी थी और साथ साथ सीरियल्स का सिलसिला भी शुरू हो गया था जब मैं 12वीं कक्षा में थी। तब फिल्मों के साथ ये रहा कि जब मैं बीए में थी, लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देने जा रही थी, तब मराठी फिल्मों के साथ मेरा नाता जुड़ा और उसके बाद आज तक मैंने लगातार 30 मराठी फिल्में की है, प्रमुख भूमिका अदा की है, उसमें प्रमुख किरदार निभाया है। तो बीए के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब ये मेरा प्रोफेशन है, जिसे मैं सिर्फ अपना शौक समझ रही थी वो मेरा पेशा बन चुका है। तब मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अच्छा, अब आपकी पसंद का एक गाना सुन लिया जाए। मैं चाहती हूँ यूनुस हम लोग शुरुआत करें लता जी के ए मेरे वतन के लोगों से। क्या बात है। ये गाना प्रदीप साहब ने लिखा है और इसे स्वरबद्ध किया सी रामचंद्र ने। जी आइए सुनते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो जब हम बैठे थे घरों में जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली थे धन्य जवान वो अपने थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो निशिगंधा जी, जब आप धीरे धीरे अभिनय के क्षेत्र में आगे आने लगी तो उस दौर की बात, उस दौर के किस्सा सुनाऊंगी यूनुस। हाँ। शायद तुम्हारा रुख उसी तरफ है इसलिए मैं
कह रही हूँ ये। क्या हुआ था कि पहले तो लोगों की आंखों में सिर्फ ये दिखता था कि ये चेहरा कहीं देखा है। धीरे धीरे इस चेहरे की कुछ पहचान बनी जी। फिर ये पहचान मेरे नाम के साथ जुड़ गई। तो ये जो सिलसिला था ये बहुत ही सुखदाई था। मतलब जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी एक सीरियल थी आह्वान नाम की, मराठी सीरियल थी जो काफी हिट हो चुकी थी। और मैं आपको मजे की बात बोलती हूँ यूनुस कि जब वो सीरियल शूट हो रही थी तब उसमें मेरा जो रोल था, जो किरदार था, वो इतना टिपिकल हाउसवाइफ का था कि जब मैं अपने आप को शूट करते वक्त पर्दे पे देखती थी, छोटे पर्दे पे, सीरियल्स का यही बेनिफिट होता है कि आप देख सकते हो, जो आपने शॉट दिया है वो आप मॉनिटर पे देख सकते हो। जब मैं देखती थी तब मुझे इतना बुरा लगता था, मैं कहती थी मैं कैसे लग रही हूँ, मैं एकदम काकूबाई लग रही हूँ और ये कभी नहीं सीरियल आनी चाहिए। तो 4 एपिसोड्स हो जाने के बाद डेट मिलती है अक्सर। तो मुझे याद है मैं हर मंदिर में पांव पड़ती थी भगवान के कि भगवान जी कुछ भी हो लेकिन ये सीरियल पर्दे पे कभी ना आए। और हुआ उल्टा ही। मतलब जब वो सीरियल आई तब लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरी एक पहचान बनी मराठी पर्दे पे जी। तो जब कॉलेज जाती थी तब बच्चे तो पहचानने लगे थे। अच्छा, उस सीरियल में वो किरदार वीणा आत्महत्या करता है 90वें भाग में, लेकिन शुक्रवार शाम को आत्महत्या की हो तो भी शनिवार सुबह कॉलेज जाना तो पड़ता ही है ना जी। तो ट्रेन के लिए खड़ी थी मैं लेडीज फर्स्ट क्लास के पास। तो 2 छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ थे जो किंग जॉर्ज स्कूल में जा रहे होंगे या कहीं भी सायन माटुंगा में स्कूल में जा रहे थे। तो मुझे देखते ही वो लड़की जोर से रोने लगी और वो कहने लगी माँ को आज हम लोग इस गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे। तो माँ ने बोला अरे क्यों नहीं चढ़ेंगे, टीचर डांटेगी। तो बोला कुछ भी होगा, मैं रूलर खा लूंगी हाथ पे लेकिन मैं इस डिब्बे में नहीं चढ़ूंगी। तो माँ ने उसे डांट के पूछा कि अरे क्यों नहीं चढ़ेगी। तो उसने अपनी छोटी सी उंगली मेरी तरफ बढ़ाई, उसने कहा वो देखो वीणा का भूत वहां खड़ा है। तो उसकी माँ बोली कि अरे वो तो तुम्हें भूत समझ रही है। मेरे पास आके बोली वो, क्योंकि पहचान तो थी, रोज सफर करते थे। मैं डीजी रूपारेल कॉलेज में जाती थी माहिम में, तो रोज उसी ट्रेन से सफर करती थी। तो मैंने एक कैडबरी खरीदी और उसे बोला कि देखो ये कैडबरी खरीदी है ना, बच्ची को देते हुए कहा कि ये कैडबरी जैसे सच्ची है, असली है, वैसे मैं भी असली हूँ, कोई भूत भूत नहीं हूँ। कहने का मकसद ये भी था यूनुस कि सीरियल्स का भी बच्चों के दिमाग पे बहुत बड़ा असर होता है। सीरियल्स आपको किचन पब्लिसिटी देते हैं, मतलब हम खुद को लाते हैं उन पे। इतनी ज्यादा पब्लिसिटी सीरियल्स की वजह से मिलती है कलाकार को। कभी कुछ टेंशन, कोई परेशानी, ऐसा नहीं कि अभी शूटिंग के लिए भी जाना है? टेंशन तो मुझे बहुत आ जाती है यूनुस, इस वक्त भी आ रही है थोड़ी सी। अच्छा। पता नहीं जाहिर हो रही है या नहीं। तो चलिए टेंशन थोड़ा सा दूर करते हैं, कोई गाना सुनते हैं। जरूर। मैं अभी ये गाना चाहूंगी, आप बजाओ पाकीज़ा का चलो दिलदार चलो। चलिए, तो चांद के पार चलने वाला गाना है ये तो। जी। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। निशिगंधा जी, एक बात मेरे दिमाग में ये आ रही है कि उस वक्त आप दूसरों की एक्टिंग भी देखती होंगी और सिनेमा भी देखती होंगी और थिएटर भी, तो उस जमाने में जब आप करीब करीब शुरू कर रही थी, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कौन से थे, थिएटर के और सिनेमा के? थिएटर का जहाँ तक ताल्लुक है, आई यूज टू एडमायर अरविंद देशपांडे जी, सुलभा जी, आत्माराम भेंडे एंड रोहिणी हट्टंगड़ी, सत्यदेव दुबे जी। मतलब इनके साथ मुझे काम करने का भी मौका मिला और इन्हें मैं अभ्यासपूर्ण निगाह से देखती भी गई। अमोल पालेकर और काफ़ी है। और जहाँ तक फिल्म्स का सवाल है, हीरोइंस में, अभिनेत्रियों में मुझे मधुबाला, नूतन, नरगिस, गीता बाली, मीना कुमारी, मतलब मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा रिवाइंड होके प्ले हो रही हूँ मैं। मतलब पुरानी हीरोइन ज्यादा पसंद थी और अमिताभ बच्चन तो अच्छे लगते ही थे, अभी भी लगता है। मतलब संजीव कुमार, कमल हसन, दीप्ति नवल आई यूज्ड टू लाइक, अरुणा ईरानी आई लाइक। ये कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो मुझे पसंद है। अच्छा जी, नूतन जी को आपने कहा कि आप खासा पसंद करती थी, तो उनकी कोई फेवरेट फिल्म है आपकी नजर में जो आपको बहुत अच्छी लगती है? जी, मैंने सुजाता पता नहीं कितनी बार देखी है और बंदिनी देखी है, सीमा देखी है उनकी। सुजाता का एक गाना सुनते हैं। हाँ, काली घटा छाए मोरा जिया तरस। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। मेरे बेरंग जीवन को पहचान के हूँ मैं कितनी अकेली, वो ये जान के मेरे बेरंग जीवन को पहचान के, मेरे हाथों को थामे हंसे और हंसाए, मेरा दुख भुलाए, किसी का क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई थी न सोई हुई, यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई थी न सोई हुई, मेरे बालों में कोई धीरे से आए, गले साथ जाए, किसी का क्या जाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। वो कौन सा मोड़ था, कौन सा एक पॉइंट था जहां पर आपने ये सोचा कि बस अब आपको अभिनय के क्षेत्र में ही जाना है, बाकी सारी चीजें पीछे छूट गई? हाँ जी, ये हुआ यूनुस, जब मैं बीए में थी
तब ऐसे हुआ कि मैं बहुत काम करने लगी थी, थिएटर में, फिल्म्स में, सीरियल्स में। तब मुझे ऐसे लगा, और जिस प्रोफेशन में मैं थी, ड्रामेटिक्स के जिस पेशे में मैं थी, वो मैं काफ़ी एंजॉय भी कर रही थी। तब मैंने सोचा कि दिस इज़ माय प्रोफेशन, मतलब वो अपने आप मेरा प्रोफेशन बन गया। ये नहीं कि मैंने अपना एकेडमिक्स छोड़ दिया, फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन अब ये हुआ है कि मेरा एकेडमिक्स मेरी हॉबी बन गया है, और जो मेरी हॉबी थी वो मेरा प्रोफेशन बन गया है। यानी इंटरचेंज हुआ है दोनों चीजों में। पीएचडी कर रही हैं आप, आपने बताया। तो आपका क्या विषय है पीएचडी का? सोशियो हिस्ट्री मेरी फैकल्टी है। मैं रुइया कॉलेज के थ्रू बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ रिसर्च, और मेरी गाइड है डॉक्टर वर्षा शिरगांवकर। सब्जेक्ट प्रॉपर टॉपिक इज चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। अच्छा, देखिए भारत की आज़ादी, और जाहिर है कि इस दौरान बहुत लंबा परिवर्तन हुआ है, तो महिलाओं की स्थिति भी परिवर्तित हुई है। क्योंकि हमें याद आता है कि जब दादा साहेब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई थी, तो उसमें जो अभिनेत्री का किरदार भी एक अभिनेता को करना पड़ा था। और आज अभिनेत्रियों की एक किस्सा सुनाती हूँ। एक मराठी फिल्म मैं हाल ही में कर रही हूँ, वसंत पेंटर जी की वो फिल्म है, जिनके घर में कैमरा बना है जी। मतलब उनके चाचा ने कैमरा इन्वेंट किया है, मूवी कैमरा। अच्छा अच्छा। तो वो किस्से सुनाते हैं। पता है यूनुस, तुम्हें पहले जमाने में HMI वगैरह नहीं होते थे। हाँ। मुझे लिखने का शौक है, तो अच्छा लगता है ऐसे किस्से इकट्ठा करना। तो बातें करते करते उन्होंने बताया था, आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू एंड माई ऑडियंस। जरूर। तो बता रहे थे कि पहले जमाने में HMI वगैरह, लाइट्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। तो दिवाली में हम लोग जो क्या बोलते हैं उसे, इग्निशन जलाते हैं ना, दारू गोला जलाते हैं ना, वो जलाते थे, और उसी में टेक हुआ करता था। अच्छा। और मेकअप का टेक्निक कैसे इन्वेंट हुआ, उस पे उन्होंने ये किस्सा सुनाया था। तो हो गया, मतलब शूट होने के लिए रिहर्सल्स वगैरह तो क्या, ज्यादा तो रिहर्सल्स ही होती थी, टेक एक आध होता था नाइट शूटिंग के लिए खास तौर पे। तो दारू गोला जितना होगा उतना ही टेक होगा, जितना वो जलेगा उतना ही आपका टेक रिकॉर्ड होगा। और रात को ही देखते थे ये लोग फिल्म, अपनी रात को ही एक्सपोज करके देख लिया करते थे दिन भर की शूटिंग। तो जब रात को शूटिंग देखी, तब उन्हें पता चला कि सिर्फ कपड़े और ड्रेपरी ही नजर आ रही है। उस लाइट में वो इतना इनसफिशिएंट था, चेहरे ही नजर नहीं आ रहे। इसीलिए पहले के जमाने में ऐसे ओवरडन मेकअप वगैरह होते थे, क्योंकि वो कलर मैच करना पड़ता था उनके कपड़ों से और चेहरे से, एक्सपोज होने के लिए। जहां तक फीमेल आर्टिस्ट का सवाल है, वो बताते हैं कि तब जमाना इतना, मतलब इतनी बुरी नजर से इन अदाकारों को देखता था कि इसीलिए कोल्हापुर की चित्रनगरी में, जयप्रभा स्टूडियो में, उन्होंने रहने का इंतजाम किया था जो औरतें काम करती थी, क्योंकि अगर वो स्टूडियो के बाहर भी कदम रखे तो लोग उन पे पत्थर मारते थे। अच्छा। तो अब तो ये है कि अच्छी अच्छी फैमिली से लड़कियां यहाँ आने लगी हैं जी। तो अब तो बहुत ही बदल गया है। तो आज महिलाओं की स्थिति क्या है? फिल्म जगत को और अभिनय के क्षेत्र को हम छोड़ देते हैं, और पूरा जो सामाजिक परिदृश्य है, उस पूरे परिदृश्य पर अगर आप विचार करती हैं, क्योंकि आप इस विषय पर पीएचडी भी कर रही हैं, तो इसलिए ये सवाल है कि अब महिलाओं की स्थिति कैसी है और आगे कैसा? मुझे लगता है कि अगर ऐसी ही सुधरती रही तो जल्दी से मेल लिबरेशन के नारे सुनाई देंगे। ये तो बड़ी मजेदार बात नहीं, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन ये जो चित्र हम देखते हैं ना, ये जो नारी सफलता का जो चित्र है, वो सिर्फ 2% औरतों तक सीमित है। अभी भी गाँव में आप जाओ, डीप इंटीरियर्स में, तो औरतें सिर्फ सहन ही कर रही है। ये तो है। अच्छा, जिस तरह से मराठी फिल्मों में आपने अभिनय किया है, जैसा कि आपने बताया, तो ऐसा कोई किरदार आपने किया है जिसमें महिलाएं उत्पीड़न की शिकार हों और उन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई हो? हाँ, ऐसा किया है, जरूर किया है। जयश्री गडकर जी की एक फिल्म थी सासर माहिर, उसमें वो तरुण रक्त स्त्री मंडल की वगैरह औरत थी, बहुत अच्छा रोल था। अच्छा। लेकिन जहाँ तक रीजनल फिल्मों का सवाल है, वहाँ अभी भी स्त्री रूप सीता स्वरूप है जी। मतलब अभी भी वो लोग पसंद करते हैं कि वो जो आम ऑडियंस है, व्हेन यू केटर टू द नीड्स ऑफ द मासेस, उनके उसूल वैसे ही है जैसे मेरे ख्याल से पिछली शताब्दी में थे। अच्छा, यानी उस क्षेत्र में किसी भी तरह का परिवर्तन फिलहाल नहीं आया है? हुआ है, लेकिन बेसिकली आई थिंक देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अभी तक हमारे रूट्स कल्चरल ही है, दे आर वेरी टाइटली टाइड टू द कल्चर। बट सिविलाइजेशन के हिसाब से हम लोग जिस तरह चेंज हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक पीरियड ऑफ डिलेमा है
ऐसे मुझे लगता है, मतलब एज अ स्टूडेंट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये बताइए कि मराठी सिनेमा जो है उसे आप किस तरह से देखती हैं? आज उसकी क्या स्थिति है, शुरुआत से लेकर और अब तक? शुरुआत तो सुनहरे दिन थे जी, बीच में तो स्वर्ण काल था। तो जब फिल्मों की बात चल ही रही है, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक गाना सुन लिया? अरे जरूर और एक अच्छा गाना सुनते हैं। जी। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ये जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अरे अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। उसके बाद जब चूंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी और आगे चलकर और वृहद परिदृश्य होता गया, यानी आप स्टेज पर गई, उसके बाद सीरियल्स में, फिल्मों में, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके जो दूसरे शौक थे, मेरा यानी शौक यहाँ ये आप एक ही अपने शौक शौक भी था। बताएंगी? जैसे मैंने कहा एकेडमिक्स और ड्रामेटिक्स ये दो ही मेरे साथ चलते गए हैं। मतलब एक शौक था, एक तो जिम्मेदारी थी। अब ये जिम्मेदारी बन गई और पढ़ाई शौक बन गया है। वेल ये भी कहना चाहूंगी मैं यूनुस कि चेस खेलना मुझे पसंद था, स्विमिंग पसंद था। मैं लिखती हूँ कविताएं, लेकिन थोड़ी बहुत बताऊं, एक अपने मुंह मियां मिट्ठू बनो थोड़ी सी। देखिए, आपने थोड़ी बहुत कहा था, तभी मैंने ये सोच लिया था कि आपको आप बिना कविता सुनाए छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरी कविताएं तो मराठी में है। आप हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लेंगे, हिंदी आप इतनी अच्छी बोलती हैं। कोशिश करती हूँ। हाँ, एक छोटी सी कणिका थी। कणिका मतलब चार पंक्तियों की एक कविता। हाँ, अब अनुवादित करने की कोशिश करती हूँ। पहले मराठी में बोलती हूँ, फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, वाळवंटात हरवलोय तरी जगण्याची जिद्द आहे, वाळवंटात हरवलोय तरी जगण्याची जिद्द आहे, कुठंच नसलं म्हणून काय झालं, माझ्या डोळ्यात तरी पाणी आहे। अब अनुवादित करने की कोशिश करती हूँ। बयाबा में खोए हैं तो क्या हुआ, कहीं पानी नजर नहीं आता तो क्या हुआ, जीने की आस तो जिंदा है, मेरी आंखों में तो पानी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मैं बताऊं, मेरी माँ जी लिखती है। शी इज अ वेल नोन प्ले राइट इन मराठी, डॉक्टर विजय अवार्ड। उनकी वजह से ही शायद थोड़ा बहुत लिखना मैंने भी शुरू किया है। आज तक मेरी 4 किताबें पब्लिश्ड है, उसमें से भगवान की दया से 2 को स्टेट अवार्ड है और 1 को मराठी साहित्य परिषद का पुरस्कार है। अच्छा, ये बताइए, अभिनय क्या सीखा जा सकता है या कलाकार जन्म लेते हैं? मुझे तो लगता है हर कोई इंसान कलाकार होता है।
आपको नहीं लगता आप जिस तरह मेरे सामने पेश आ रहे हैं या मैं जिस तरह आपके सामने पेश आ रही हूँ, जाहिर है हर किसी के साथ में इस तरह तो पेश नहीं आती। मुझे लगता है हर इंसान एक कलाकार होता है। सिर्फ अपनी उस कला को जान लेना, पहचान लेना या फिर उस पे और अभ्यास करना, यही एक जो व्यवसाय के रूप में इंसान जब कलाकार बनना चुनता है तब शायद वो उस पे ज्यादा ध्यान देता है। निशिगंधा जी, आपने अपने लेखन की बात की कि ये आपका शौक है और अभिनय आपका प्रोफेशन है, तो अपने सीरियलों के बारे में हमें बताइए कि आपने अब तक कितने सीरियल किए और उनमें आपको किस तरह के एक्सपीरियंसेस मिले? सीरियल्स तो मैंने काफी किए। कितने किए पूछोगे तो यूनुस में जवाब नहीं दे पाऊंगी, इसलिए क्योंकि मैं गिनती नहीं हूँ। गिनने के बारे में मैं सुपरस्टिशियस हूँ। तो और क्या क्या सीखा ये पूछोगे तो बहुत कुछ, मतलब तजुर्बा तो इंसान को बहुत सिखा देता है। कहने का मतलब ये है कि जो जो अच्छा लगा वो मोती की भांति मन के सीप में समाते चले गए। क्या बात है। एक गाना सुनते हैं। लेट मी गिव अ टैंजेंट आंसर टू योर कोलिनियर क्वेश्चन। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। इस गाने से पहले आप अपना कोई एक रेयर एक्सपीरियंस हमें बताएं। पहले गाना सुन लो, तब तक मैं एक्सपीरियंस रेयर सोच लेती हूँ। ओके। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। एक तजुर्बा मैं आपको बताना चाहूंगी। मतलब कभी कभी सीख महंगी भी कैसे पड़ती है। शिवरायची सुन तारारानी नाम की एक फिल्म में कर रही थी। फिल्म की बात कर रही हूँ। आपने सीरियल कहा था, एक फिल्म का तजुर्बा याद है इसलिए दोहरा रही हूँ। तो उसमें मुझे तारारानी की भूमिका अदा करनी थी। तो वो किरदार तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार है। कोल्हापुर की गद्दी उस रानी की है। तो मुझे हॉर्स राइडिंग करनी थी।
और मुझे तो लकड़े के घोड़े से भी डर लगता है, तो असली घोड़े पे मेरा क्या हाल हुआ होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जब मैं पहले दिन गई शूटिंग के लिए और मैंने वो घोड़ी देखी, घोड़ा नहीं था घोड़ी थी, उसकी हाइट देख के ही मुझे लगा कि उस पे चढ़ने के लिए तो मुझे स्टूल मंगाना होगा। मंगा लिया, चढ़ गई घोड़ी पे और 8वें दिन मैं घोड़ी के पीठ पे से गिर गई। ओह, अच्छा, गलती उस बेचारे घोड़ी की इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो ट्रेन्ड राइडर थी ही नहीं ना, तो शायद गलती मुझसे ही हुई होगी। तो जब मैं गिरी उसके पीठ से तब मुझे इतना पता नहीं लगा कि मुझे इतने जोर से लगी है, लेकिन जब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के यहाँ गई तब उन्होंने कहा कि 3 महीने कम से कम बिस्तर पे लेटना होगा ट्रैक्शन लगा के, ना तो मैं कहीं और मुड़ सकती थी। पीठ पे लेटे लेटे 3 महीने जो मैंने काटे हैं, शायद बहुत बुरा एक्सपीरियंस था वो। चलिए फिर से ना आए जिंदगी हाँ। में फिर कभी। चलिए इस एक्सपीरियंस को भूल जाते हैं, कोई दूसरी बात करते हैं। अच्छा जरूर, चलो चलो ठीक है। फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी आपने अभिनय किया है, जी। तो उसके बारे में जरा बताइए। यूनुस, हिंदी फिल्मों में मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, फिलहाल कर रही हूँ 4 फिल्में अभी, लेकिन जब मैं 11वीं में थी तब मैंने लगातार 3 फिल्मों में काम किया था। पहली थी सलीम लंगड़े पे मत रो, सईद मिर्जा जी की फिल्म थी। दूसरी थी दयाल निहलानी जी की कर्मयोद्धा और तीसरी थी अशोक गायकवाड़ जी की गुनहगार कौन। और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि एग्जाम टाइम टेबल्स और फिल्में, उनकी डेट्स, ये कुछ सर्कस जम नहीं रही है, इसलिए मैंने प्रेफरेंस दिया पढ़ाई को और बीए के बाद पहली मराठी फिल्म की। अभी मैं 4 हिंदी फिल्में जो कर रही हूँ वो एक है दादागिरी, मिथुन दादा के साथ है, जवाहरलाल बाफना जी की फिल्म है। दूसरी है हम पंछी एक डाल के, शशिलाल नायर जी की फिल्म है। तीसरी है एकता, नसीर जी के साथ उसमें काम है। और चौथी है मदर, सावन कुमार टाक जी की फिल्म है। अच्छा, यानी अब हिंदी फिल्मों में भी आप धीरे धीरे आने लगे जी। मराठी फिल्मों की स्थिति के बारे में तो आपने बताया जी। और जैसा कि आपने बताया कि फिल्म सलीम लंगड़े पे मत रो में आपने एक्टिंग की है, तो ये जो एक विभाजन रेखा खींच दी गई है कि एक व्यावसायिक सिनेमा है और दूसरा कला फिल्मों का क्षेत्र है, ऐसे इस बारे में। हाँ नहीं यूनुस, मेरे बारे में अगर आप पूछो ना तो ये नहीं था कि मैंने चुन के सईद मिर्जा जी की फिल्म ली थी, ये नहीं था, मुझे पूछा गया था इसलिए मैंने उसमें काम किया था। सो इट वाज देयर चॉइस टू सिलेक्ट मी रादर देन मी चूजिंग द फिल्म। अच्छा, तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में, ये जो विभाजन है कि ये कला फिल्म हो गई और ये प्रोफेशनल फिल्म हो गई जिसमें गाने हो गए? आपको ऐसे नहीं लगता जो अभी मृत्युदंड आई है, इट इज अ कमर्शियल आर्ट फिल्म? तो इट्स अ हेयरलाइन डिफरेंस आई थिंक। जी, जिस तरह की फिल्में, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब का नाम याद आता है जी, वो बीच तो की फिल्में वो बनाते रहे हैं। जी जी, तो आपकी पसंद कौन सी होती है? वैसी फिल्में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऋषिदा की फिल्में या बासुदा की फिल्में, बिकॉज ऐसे लगता है ना उसका हर किरदार इतना मुमकिन है। इट इज नॉट लार्जर देन लाइफ, इट इज लाइफ लाइक। तो आप चूंकि खुद लिखती हैं जी, हाँ, और कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप कोई फिल्म या सीरियल लिख डालें? अच्छा, एक फिल्म का जिक्र करती हूँ। हम लोग एक फिल्म का गाना सुनते हैं, पापा कहते हैं। उसमें भी हर किरदार मुमकिन सा था। हाँ, एक गाना उस फिल्म का मुझे बहुत पसंद है, अगर आप इजाजत दे तो हम सुन सकते हैं। अरे हम भी। घर से निकलते ही जी, जावेद अख्तर जी का। चलिए। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से
से निकलते ही चेहरा नीची निगाहें भोली सी लड़की भोली अदाएं ना अप्सरा है ना वो परी है लेकिन ये उसकी जादूगरी है दीवाना कर दे वो एक रंग भर दे वो शर्मा के देख जिधर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर बहुत सारे सीरियल्स आपके इस वक्त एयर पे हैं। जी मैं बताती हूँ कौन कौन सी सीरियल्स एयर पे हैं। एक दास्तान नाम की सीरियल एयर पे है जिसके प्रोड्यूसर है विजय मल्होत्रा और डायरेक्टर है मिस्टर फारूक मसूदी। एक खामोशी नाम की सीरियल एयर पे है, हरकिशन जी मेहता के उपन्यास पे ये सीरियल है, गौतम अधिकारी जिसके निर्देशक हैं और दोनों में मेरे किरदार अहम हैं। एक सीरियल प्रेम सुधा नाम की जो अभी डीडी पे शुरू होने जा रही है, उसमें मैं सुधा का किरदार अदा कर रही हूँ। बिमेश्वर राव साहब है मद्रास के, उनकी ये सीरियल है। अच्छा, तो कैसा लगता है अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर यानी छोटे पर्दे पर अपने आप को देखना? बहुत अच्छा लगता है यूनुस। जैसे मैंने, शायद आपको याद होगा, इस इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने कहा था कि पहले तो बहुत डर था कि सैकड़ों निगाहों से जब अपने आप को परखते हो। अब टेली कैमरा तो ऐसा होता है, उस एक निगाह से आपको पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं जी। तो शूट करते वक्त अब वो डर तो दिल में नहीं रहा, क्योंकि इस तजुर्बे ने जो ईज दी है तो अभी अच्छा लगता है। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे अभी उतना डर तो नहीं लगता। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग अब अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, सीरियल्स या फिल्म्स करना चाहते हैं, तो वो शुरुआत किस तरह से करें और अभिनय किस तरह से सीखें? मुझे ऐसे लगता है यूनुस, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे तजुर्बे से मैं इतना कह सकती हूँ कि ड्रामेटिक्स, अगर आप नाटक से शुरू करो, थिएटर से शुरू करो, रंगभूमि से शुरू करो तो अच्छा है। बिकॉज खुद अपने आप में एक एक्सरसाइज हो जाती है। रिहर्सल्स के जरिए कहो या लाइव परफॉर्मेंसेस के जरिए कहो, आप अपने आप को तैयार कर लेते हो, खुद एक शस्त्र बन जाते हो जी। जिसके जरिए आप फिर टेली कैमरा हो या फिल्म कैमरा हो, हर कैमरा, हर एक का अपने अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, जो उस फील्ड में आके ही आप सीखते हैं। लेकिन नाटक मेरे ख्याल से सबका बेस है जी। और खास तौर पर ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वहाँ फौरन आपको रिएक्शन मिल जाता है, प्रतिक्रिया फौरन मिल जाती है। वो तो है। तो मतलब आप में क्या अच्छा है, आप में क्या बुरा है, इसका सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाता है। एक गाना सुनते हैं हम लोग इजाजत का, कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है। क्या बात है। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो।
खतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। निशिगंधा जी, इस गाने को सुनकर मुझे एक शेर याद आया कि दिन सैयारा तन बंजारा, कदम कदम लाचारी है और जीवन जीना सहज न जानो, ये बहुत बड़ी फनकारी है। वाओ। तो चूंकि आप भी ये आपका है? नहीं, मेरा नहीं अच्छा। है, एक जाने माने शायर का है। अब ये बताइए कि फिल्में आपने की, सीरियल्स भी कर रही हैं, लेकिन आगे क्या कुछ सोच रखा है? कुछ की नहीं, फिल्में भी कर रही हूँ। जी, कर रही हैं। सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो आगे आपने कुछ सोच रखा है? कोई एम आपका निश्चित है? देखो यूनुस, जहाँ तक मेरे पेशे का सवाल है और जहाँ तक मेरी निजी जिंदगी का सवाल है, मैं एक स्वर्ण मध्य पाना चाहती हूँ, एक परिपक्व इंसान बनना चाहती हूँ। आगे की ऊपर वाला जाने। देखिए, हमारी और हमारे श्रोताओं की तो शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और शुक्रिया। तो अब ये बताइए कि इतनी मसरूफियत के बीच, इतनी व्यस्तताओं के बीच, जब कभी आपको खाली समय मिलता है, मान लीजिए कि एक पूरा सप्ताह आप खाली हैं, खाली वक्त आपके पास है, जी, तब आप क्या करती हैं? यूनुस, चूंकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उस खाली वक्त में मैं अक्सर चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में चली जाऊँ या कुछ थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, लेकिन ऑल वर्क एंड नो प्ले ऑल्सो विल मेक जिल अ डल गर्ल। ये भी तो है कि थोड़ा सा सुकून चाहती ही हूँ। जी। तो पुराने गाने सुनना पसंद करती हूँ। जहाँ तक मेरे चॉइस का सवाल है, जो गाने मैंने अपनी चॉइस के आपको सुनाए हैं, अपनी पसंद के, उससे आपको पता लग गया होगा कि मैं पुराने गाने ज्यादा पसंद करती हूँ। जी। और पॉप म्यूजिक का तो मुझे कान ही नहीं है। समझ में ही नहीं आते वो गाने। अच्छा, और एक बात बताना चाहूंगी, जब शांत हो, सुशांत हो मन, तब मैं सागर किनारे जाना पसंद करती हूँ। मुझे सांझ का समय बहुत पसंद है। एक अच्छा, गाना सुने? बिल्कुल। आनंद फिल्म में गाना था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। जी, योगेश जी ने लिखा है और सलील चौधरी साहब ने स्वरबद्ध किया है और मुकेश जी ने गाया है। जी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
को हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। निशिगंधा जी, इस स्थिति में आपको थिएटर देखने का वक्त मिलता है कभी? नहीं मिलता ज्यादा वक्त। मुश्किल से मैंने एक हाथ प्ले देखा है अभी, जो हाल ही में आया है। कभी इच्छा नहीं होती? बहुत होती है। अच्छा, बहुत होती है। देखिए, बात सच्चाई की आई और आपने सच सच बता दिया। तो अब ये बताइए कि देखिए, दुनिया में कई तरह की चीजें हैं, झूठ है, क्रूरता है, बेईमानी है। बिल्कुल है। और हर किसी मतलब झूठ का भी सहारा इंसान को लेना ही पड़ता है। अगर मैं बोलूं मैं कभी कुछ झूठ नहीं बोलती तो मैं झूठ बोलूंगी। निशिगंधा जी, देखिए, घर जो होता है वो आपकी सबसे सुरक्षित स्थिति होती है। यानी कहीं भी हो हम, घर हमारा सबसे प्यारी जगह होती है। और हमारे परिवार के सदस्य हमारे बहुत अपने होते हैं। अपने घर और अपने परिवार के बारे में बताइए। माँ बाबा का जिक्र तो मैं कर चुकी हूँ। फिलहाल मेरा परिवार मेरे पति और मैं हैं। तो और शुक्रिया अदा मैं जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज उन्हीं की वजह से शायद मैं इतना कुछ कर रही हूँ। मतलब वो ऐसे नहीं उम्मीद रखते कि मैं होम फ्रंट संभालूं या किचन में जाके सिर्फ किचन का काम ही करने लगूं। अभी तक वैसे देखा जाए तो मेरी अपनी जिंदगी चल रही है, उनका हाथ पकड़ के चल रही है अभी। लेकिन जी तो अपने आप के लिए ही रही हूँ, अपने लिए ही रही हूँ ना। देखो ना, बिकॉज जिस पेशे में मैं हूँ वहाँ वक्त बेवक्त काम होता है जी। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, कभी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो इतनी छूट उन्होंने मुझे दी है, तो इसी वजह से तो चल रहा है। मतलब आपके पति के लिए आप कोई गाना सुनवाना चाहेंगी? जमी से हमें आसमां पे बिठा के गिरा तो न दोगे? क्या बात। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे? अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे? ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे? अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे? ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे, ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे।
कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। तो हम उम्मीद करें कि हमारे श्रोता इस बात को बड़े ध्यान में रखेंगे, आपको भी ध्यान में रखेंगे। आप मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे ध्यान में रखें। फिर कभी आप विविध भारती के स्टूडियो में आएंगी और अपनी बहुत सारी कविताएं भी हमें सुनाएंगी। यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती का भी और आपका भी। धन्यवाद। सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज की हमारी खास मेहमान थी फिल्म, रंगमंच और टीवी कलाकार निशी गंधावार। आपसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। तकनीकी सहयोग था आनंद पेवेकर का। विविध भारती के लिए इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।